देखो अभी हमने कार्बोकेटायन, कार्बन आयन, फ्री रेडिकल इसके क्वेश्चंस कर लिए थे। कल मैंने एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वाला पुश पुल इफेक्ट वाला भी कराया था, जिसमें CCl3 रेडिकल ज्यादा स्टेबल था एज कम्पेयर टू CF3 रेडिकल। अभी क्वेश्चन करेंगे कुछ इसके, फिर आगे नया टॉपिक जो चल रहा है हमारा इलेक्ट्रोफाइल, जो हमने रिएक्शन इंटरमीडिएट है, ध्यान था, रिएक्शन इंटरमीडिएट वो खत्म कर लिया। रिएक्शन इंटरमीडिएट का मीनिंग मैं समझा देता हूँ। रिएक्शन, मान लो कोई भी रिएक्टेंट है, वो कोई भी रिएक्टेंट है, अगर इससे प्रोडक्ट बन रहा है, अगर इससे प्रोडक्ट बन रहा है डायरेक्ट, अगर डायरेक्ट प्रोडक्ट बन रहा है तो बीच में एक ट्रांजिशन स्टेट जरूर आएगी। बीच में एक ट्रांजिशन स्टेट क्या होगा, जरूर आएगी। ऐसा हो सकता है कि बीच में इंटरमीडिएट बने। एक तो तरीका ये था कि ट्रांजिशन स्टेट आई, प्रोडक्ट बन गया। ऐसा होगा, हम पढ़ेंगे जब SN2 मैकेनिज्म या E2 मैकेनिज्म। रिएक्टेंट है, फिर रिएक्शन हुई तो एक बना इंटरमीडिएट। ये इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन, कार्बन आयन या फ्री रेडिकल कुछ भी होता है। ये इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन, कार्बन आयन या C+ होता है, C- होता है, या C रेडिकल होता है, और फिर बनेगा प्रोडक्ट। तो जनरली रिएक्शन ऐसे ही प्रोसीड करते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरमीडिएट, विद द हेल्प ऑफ इंटरमीडिएट्स। टॉपिक वही चल रहा है, इंटरमीडिएट्स का ही है मुकुल, टॉपिक इंटरमीडिएट ही है। जो कार्बोकेटायन, कार्बन आयन, फ्री रेडिकल पढ़ा है ना, वही है टॉपिक। इंटरमीडिएट बनेगा, जब इंटरमीडिएट बनेगा तो ट्रांजिशन स्टेट 1 आएगी और ट्रांजिशन स्टेट 2 आएगी। दो ट्रांजिशन स्टेट आ गई। अगर मेरे को इनका कर्व बनाना है ना, कर्व तुम्हें पढ़ा होगा, कर्व सबने बच्चों ने पढ़ा होगा, एंड पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन या टाइम कह लो। अगर रिएक्शन में कोई इंटरमीडिएट नहीं है तो रिएक्शन ऐसे जाएगी। पढ़ रखा ना ये, रिएक्टेंट बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ रिएक्टेंट, यहाँ प्रोडक्ट, और ये हो गई ट्रांजिशन स्टेट। ये ट्रांजिशन स्टेट है, ये क्या है, ट्रांजिशन स्टेट। और अगर रिएक्शन इंटरमीडिएट के थ्रू प्रोसीड कर रही है, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस टाइम, और इंटरमीडिएट है तो रिएक्शन ऐसे जाएगी, ये इस तरीके से। तो यहाँ रिएक्टेंट, यहाँ प्रोडक्ट, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंटरमीडिएट। इस साइड दूसरी साइड क्या आएगा, यहाँ पे बीच में इंटरमीडिएट, यहाँ इंटरमीडिएट आ जाएगा। यहाँ क्या आएगा, इंटरमीडिएट, यहाँ इंटरमीडिएट आएगा, और ये होगी TS1 ट्रांजिशन स्टेट 1, और ये TS2 ट्रांजिशन स्टेट 2। ये ग्राफ 11 वाले बच्चों ने, अगर ये शायद ग्राफ पढ़े हैं कि नहीं, ये 11 वाले बच्चों ने ग्राफ पढ़े हैं कि नहीं? नहीं पढ़े ग्राफ? नहीं सर। अच्छा, नहीं पढ़े ग्राफ। फिर तो बड़ी दिक्कत है। एक बार जल्दी से ना ग्राफ सुन लेंगे थोड़ा सा, मैं ग्राफ के बारे में बताता हूँ। देखो, अगर रिएक्शन, तुम्हें रिएक्शन बताना कि कौन सी एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक। देखो इनिशियली मैं जो ग्राफ बनाऊंगा तो मैं ये भी बताना कि वाई एक्सिस पे क्या आएगा, एक्स एक्सिस पे क्या आएगा। मान लो इनिशियली रिएक्टेंट की एनर्जी है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनना है, रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट है, इसकी एनर्जी, रिएक्टेंट है, ये इसकी एनर्जी है, ये एनर्जी रिएक्टेंट की। प्रोडक्ट बन रहा है, जनरली प्रोडक्ट बन रहा है तो वो ज्यादा स्टेबल होता है और उसकी एनर्जी कम होगी, इसलिए प्रोडक्ट कुछ टाइम के बाद बनेगा, कुछ टाइम के बाद बनेगा। मान लो यहाँ प्रोडक्ट बना तो इसकी एनर्जी कम है, इसकी एनर्जी कम है ना, ये कम एनर्जी वाला है, और टाइम के साथ साथ बनता है इसलिए यहाँ बनेगा। और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट ऐसे तो बन नहीं जाएगा अपने आप ही, तो पहले हमें कुछ एनर्जी देनी पड़ती है। जैसे एक एग्जांपल लिया मैंने, वुड वुड है या फिर कोयला बनता है, अगर कोयले को जलाते हैं तो स्टार्टिंग में तो एनर्जी देते हैं ना, तो स्टार्टिंग में सिस्टम की एनर्जी बढ़ती है। स्टार्टिंग में सिस्टम की एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी, बढ़ेगी, और एक मिनिमम एनर्जी अचीव करेगा वो, और उसके बाद वो एनर्जी कम होगी, फिर जाके प्रोडक्ट बनेगा। तो ये जो ये रिएक्टेंट की एनर्जी थी, ये रिएक्टेंट की एनर्जी है, ये प्रोडक्ट की एनर्जी है, और ये एनर्जी जो तुमने दी रिएक्शन को होने के लिए, ये होती है एक्टिवेशन एनर्जी। और फॉरवर्ड के लिए तो फॉरवर्ड एक्टिव EAF लिख दिया, EAF यानी ये फॉरवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी, या EF लिख दो, ये फॉरवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी है। और ये होती है ट्रांजिशन स्टेट, जो कि हाईली अनस्टेबल होती है। ये ट्रांजिशन स्टेट है हाईली अनस्टेबल, ये हाईली अनस्टेबल है। और उसके बाद एक स्टेट अचीव करने के बाद रिएक्टेंट्स की एनर्जी इमीडिएटली कम होगी और प्रोडक्ट बनेगा, और प्रोडक्ट बन गया विद लेसर वैल्यू ऑफ एनर्जी।
तो अब तुम देख सकते हो वाई एक्सिस पे क्या मेंशन किया मैंने, एनर्जी, तो ये पोटेंशियल एनर्जी होती है। और एक्स एक्सिस पे रिएक्टेंट यहाँ थे, रिएक्टेंट यहाँ थे, प्रोडक्ट यहाँ पे हैं, तो ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, तो ये टाइम है या प्रोग्रेस द रेट। और अगर तुम डेल्टा एच चेक करोगे, यहाँ पे डेल्टा एच होता है ईपी माइनस ई आर, वो आएगा नेगेटिव की पॉजिटिव। ईपी कम है, ईपी ये मान लो 10 था, तो ये 20 है, तो 10 माइनस 20 नेगेटिव आएगा कि नहीं, ये नेगेटिव आएगा। नेगेटिव का मतलब रिएक्शन एक्सोथर्मिक, नेगेटिव का मतलब क्या है, रिएक्शन एक्सोथर्मिक। क्लियर हुआ कि नहीं ये? कनेश, यस सर। इसका मैं देखूंगा, कोई वीडियो होगा तो मैं दे दूंगा तुम्हें, लेकिन अभी इतना जितना बता रहा हूँ उतना समझ आना चाहिए। नेक्स्ट, अब अगर मान लो रिएक्शन में, इसमें तो कोई इंटरमीडिएट नहीं था, इसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बन गया, एंड रिएक्शन इज प्रोसीडिंग वाया ट्रांजिशन स्टेट, रिएक्शन प्रोसीड कर रही है वाया ट्रांजिशन स्टेट। मान लो अगर कोई प्रोडक्ट है वो इंटरमीडिएट है, मान लो कोई इंटरमीडिएट है, तो उसके इसमें रिएक्शन कैसे जाएगी, उस केस में रिएक्टेंट, फिर ये इंटरमीडिएट, फिर प्रोडक्ट, यहाँ रिएक्टेंट, यहाँ प्रोडक्ट, और बीच में आ गया इंटरमीडिएट, ये इंटरमीडिएट है। जैसे कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट है तो सी प्लस बनेगा, बीच में सी प्लस बनेगा, तो ये होती है ट्रांजिशन स्टेट 1, TS1, और ये ट्रांजिशन स्टेट 2, ये ट्रांजिशन स्टेट 2। समझ गए कि नहीं है? तो ये पोटेंशियल एनर्जी, और यहाँ पे टाइम, और ग्राफ ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि ईपी की वैल्यू कम है, ईआर की वैल्यू ज्यादा है, ईपी माइनस ईआर नेगेटिव आएगा, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन। समझ आ रहा है ये कनेश? यस सर, आ रहा है। हाँ। और ऐसे ही अगर मैं एंडोथर्मिक के लिए ग्राफ करूँ, तो उसके इसमें ग्राफ ऐसे बन जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस टाइम। फिर हुआ कि नहीं है? ये रिएक्टेंट की यस सर। एनर्जी, ये प्रोडक्ट की एनर्जी, और ईपी माइनस ईआर क्या आ जाएगा, ईपी माइनस ईआर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। ईपी बहुत जा रहा है, ये 30, तो ये 10, 30 माइनस 10 पॉजिटिव आएगा कि नहीं, और ये ट्रांजिशन स्टेट, ये ट्रांजिशन स्टेट है, TS। क्लियर हो गया कि नहीं है? यस सर। तो इसीलिए मैंने बताया रिएक्शन जो है, अगर मान लो कोई रिएक्टेंट है, ये इंटरमीडिएट बना, यहाँ पे रिएक्शन है, कोई यहाँ पे इंटरमीडिएट 1 बना, फिर इंटरमीडिएट 2 बना, और फिर बना प्रोडक्ट, फिर बना प्रोडक्ट। और मान लिया मैंने ये स्टेप 2 है, ये स्टेप, बस ये पहला स्टेप स्लो है, और इसका रेट कांस्टेंट K1 है, ये K2 है, और K3 है। सपोज K1 K2 K3 दे दिया, और मैंने बोला K2 इज ग्रेटर देन K3, और डेल्टा H है नेगेटिव, तो क्या कोई इसका ग्राफ बना सकता है? क्या इसका कोई ग्राफ K1 बना K2 सकता क्या है? है? दो इंटरमीडिएट है। हाँ, सर K1 K2 ये सब क्या है? K1 K2 रिएक्शन की स्पीड हो जाते हैं, रेट कांस्टेंट, फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट है, रिएक्शन की स्पीड हो जाते हैं। K1 सबसे कम होगा, K2 K3 के बारे में बता दिया, K2 सबसे ज्यादा है। जैसे मैं एक बताता हूँ, फिर तुम इसका बनाना ग्राफ। मान लो ये रिएक्टेंट, ये रिएक्शन का स्टेप, ये K1 इंटरमीडिएट बना, फिर बना प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट बना, और ये K2, ये K2, ये स्टेप्स 2 है। अब मैंने कहा इसका ग्राफ बनाओ, डेल्टा एच रिएक्शन का नेगेटिव है, डेल्टा एच नेगेटिव। अब मैंने कहा इसका ग्राफ बनाओ, 12th वाले बच्चे आसानी से बना लेंगे, 11th वाले एक बार देख लेंगे। यहाँ पोटेंशियल एनर्जी, ये टाइम, तो अब रिएक्शन का डेल्टा एच नेगेटिव है, यानी ये पॉइंट ऊपर होगा, ये पॉइंट नीचे होगा, तभी तो नेगेटिव आएगा। ये रिएक्टेंस की एनर्जी, ये प्रोडक्ट की एनर्जी। कोई डाउट यहाँ था किसी को? तभी तो नो डेल्टा सर। एच नेगेटिव, ईपी माइनस ईआर नेगेटिव आ गया ना। अब रिएक्टेंट से इंटरमीडिएट बन रहा है, एक इंटरमीडिएट बन रहा है, और फिर प्रोडक्ट बन रहा है, तो ये बना इंटरमीडिएट, ये इंटरमीडिएट आ गया, और उसके बाद ये बन गया कर्व, ये कर्व बन गया इसका, रिएक्टेंट से इंटरमीडिएट बन गया, और ये बन गया इसका प्रोडक्ट। तो अब मैंने अब ये कर्व ऐसे क्यों बनाया है, रिएक्शन तो समझ आ गया, ये पॉइंट ये ऐसे क्यों नहीं बनाया मैं सीधा इसको ऐसे बना देता, ऐसे ही तो बना सकता था, ये ER, ये EP, मैंने ऐसा ही क्यों बनाया, ये ER और ये EP। समझ गए कि नहीं है?
ये निकिता, यस सर। निकिता इतनी लेट एंट्री कर रहे हो, बताओ, यहाँ पे ग्राफ सारे बता दिए मैंने। चलो देख लेना एक बार इसमें। आर्यमन इतना लेट ज्वाइन कर रहा है। हाँ जी सर, लाइट आउटेज था सर, तो वाईफाई काम नहीं कर रहा अब ये था। इस लेक्चर को, हाँ इस लेक्चर को एक बार चैनल से देख लेना जरूर, हाँ जी क्योंकि ये सर। कुछ, हाँ कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है जो बताई हैं। अभी आगे वाले टॉपिक से रिलेटेड नहीं होगा, लेकिन कुछ आगे जाके रिएक्शन, आगे जाके जब रिएक्शन मैकेनिज्म करेंगे उसका काफी यूज होगा। तो एक ग्राफ से एक बार देख लेना जरूर। हाँ अब ये सब बता सकते हो कि ग्राफ ऐसा क्यों बना। देखो सर, पहला पॉइंट, रिएक्टेंट ये है, प्रोडक्ट ये है। रिएक्टेंट का, रिएक्टेंट की एनर्जी मैंने ज्यादा क्यों रखी है, प्रोडक्ट की एनर्जी, हाँ सही, हाँ मुकुल सही है, तुम लोगों को तो कर रखा है तुम लोगों ने। रिएक्टेंट की एनर्जी, रिएक्टेंट की जो एनर्जी है वो मैंने ज्यादा क्यों की हुई है, क्योंकि रिएक्शन का डेल्टा एच जो है नेगेटिव है। रिएक्शन ये टी आर, ये ईपी, तो डेल्टा एच क्या आएगा, ईपी माइनस सी आर, नेगेटिव आएगा कि नहीं। इसीलिए मैंने इस पॉइंट को ऊपर रखा था और इस वाले पॉइंट को, प्रोडक्ट वाले पॉइंट को नीचे रखा था। ये तो मैं समझ आ गया। उसके बाद अब यहाँ जो रिएक्शन हुई, इसकी एक्टिवेशन एनर्जी ये, इसकी एक्टिवेशन एनर्जी ये। अब तुम देखो K2, K2 जो है वो कम है K1 से, क्योंकि ये स्लो स्टेप है, स्लो स्टेप है यानी रिएक्शन की स्पीड इंटरमीडिएट से जो प्रोडक्ट बन रहा है वो बहुत स्लोली बन रहा है, इसलिए K2 जो होगा वो लेस देन K1 होगा। ये इसमें डाउट तो नहीं किसी को, इसमें डाउट तो नहीं है किसी को। नो सर। K2 लेस देन K1 है, तो K1 ज्यादा है, इसका मतलब इससे इंटरमीडिएट बनाने के लिए, इससे इंटरमीडिएट बनाने के लिए हमें कम एनर्जी देनी पड़ेगी। ये एनर्जी हम दे रहे हैं, ये एनर्जी हम दे रहे हैं ना, ये एनर्जी मान लो मैंने यहाँ पे 10 एनर्जी दी, तो यहाँ पे 30 देनी पड़ेगी, 40 देनी पड़ेगी, ज्यादा देनी पड़ेगी। समझ आया कि नहीं? ये रेट कांस्टेंट है। रेट कांस्टेंट ज्यादा होने का मतलब, K1 का ज्यादा होने का मतलब इसमें हमें एक्टिव एनर्जी कम देनी पड़ेगी। जैसे मैं अगर तुमसे तुमसे कहूँ, एक सूखी लकड़ी है और एक ड्राई वुड है और एक वेट है, तो किसको जलाने में एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी? जो गीली लकड़ी है उसको जलाने में ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी ना, जो वेट वाली है उसको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है, उसका जो रेट कांस्टेंट है वो बहुत कम होगा। रेट कांस्टेंट कम मतलब एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी। और ड्राई वुड है वो तो जल जाएगी आसानी से, तो उसकी एक्टिवेशन, उसको तुम्हें कम हीट देनी पड़ेगी, उसकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, उसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम है, उसकी रेट जो है, स्पीड जो है जलने की वो ज्यादा है। समझे कि नहीं है? रेट कांस्टेंट ज्यादा मतलब एक्टिवेशन एनर्जी कम। कोई डाउट? और सर जो सेकंड वाली रिएक्शन स्लो है वो कहाँ शो हो रहा है इस ग्राफ में? सेकंड वाली रिएक्शन कौन सी? मतलब आपने इंटरमीडिएट से पी के नीचे स्लो लिखा है ना, तो वो कहाँ शो हो हाँ रहा है? वो ये शो हो गया ना तो 30 से, ये K2 है, ये K2 वाले से शो हो गया है। ओके। एक और देख लेते हैं, एक एग्जांपल और, मैं एक्सोथर्मिक के लिए बता रहा हूँ ये भी। मान लो रिएक्टेंट, रिएक्टेंट है, इससे इंटरमीडिएट 1 बना, कोई भी कार्बोकेटाइन या कार्बन या फ्लूइड कुछ भी बन सकता है। फिर इससे इंटरमीडिएट 2 बना, इससे इंटरमीडिएट 3 बना, और इससे बना प्रोडक्ट। ये K1, ये स्लो, ये K2, और ये K3, ये K3, और स्लो स्टेप को मान लो K डैश, K डैश। अब यहाँ पे मैंने दे रखा तुम्हें, यहाँ तुम्हें दे रखा मैंने K3 इज ग्रेटर देन K2 इज ग्रेटर देन K1, इज ग्रेटर देन K1। अब और डेल्टा एच रिएक्शन का है से नेगेटिव, डेल्टा एच नेगेटिव। मैंने कहा इसका इसका ग्राफ बनाओ, इसका ग्राफ बनाओ। बना लोगे कि नहीं? अब यस सर। इसका ग्राफ बन जाएगा कि नहीं? पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस टाइम ग्राफ बनाना है। तो स्टार्टिंग में रिएक्टेंट है और फाइनली प्रोडक्ट है, बीच में इंटरमीडिएट है। रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा, क्योंकि ग्राफ एक्सोथर्मिक है, रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, तो रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा होगी, प्रोडक्ट की एनर्जी कम होगी। दूर कर देंगे, प्रोडक्ट की एनर्जी कम होगी। ये प्रोडक्ट की एनर्जी, ये रिएक्टेंट की एनर्जी,
ईपी माइनस ईआर चेक करोगे तो नेगेटिव आएगा, ईपी माइनस ईआर क्या आएगा, नेगेटिव। कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। हाँ, अब उसके बाद अब K1 की वैल्यू कम है यानी इसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा, इसकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, ज्यादा, तो ये ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी दिखा दो, ये ज्यादा दिखा दी वैल्यू। उसके बाद इससे बन गया इंटरमीडिएट 1, ये बन गया इंटरमीडिएट 1 I1। अब K डैश तो सबसे स्लो है, तो इसकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज्यादा, फिर बन गया इससे I2, ये E1 एक्टिवेशन एनर्जी, ये E2 सबसे ज्यादा। अब K2 की वैल्यू ठीक ठाक है, ज्यादा है, तो इसलिए इसको हमें थोड़ी एनर्जी कम देनी पड़ेगी, फिर ये इंटरमीडिएट बन गया। और K3 जो है वो सबसे ज्यादा है, तो इसको थोड़ी सी एनर्जी देंगे और प्रोडक्ट बन जाएगा, ये बन गया। इसको थोड़ी सी एनर्जी देंगे और प्रोडक्ट बन जाएगा, ये बन गया। एक मिनट, किसको ग्राफ समझ आ गया अभी? ये समझ आ गया ना, फिर आगे केमिस्ट्री में दिक्कत बहुत कम आने वाली है अगर ये ग्राफ समझ आ गया, क्योंकि अगर रिएक्शन करने जो मैं काफी बार यूज करूंगा। 11 सारे बच्चों को किसको समझ आ गया है? 11 सारे बच्चों में कनिष्क को समझ आ गया, अंशिता को। 12 सारे बच्चों को आता है, 12 सारे बच्चे नहीं करे, उज्जवल को समझ आ गया है, निवृत्ति को, छवि को, कृष्णा को। 12 वाले बच्चों को मान के चल रहा हूँ आता है उनको, ये सब कर रखा है उन लोगों ने काइनेटिक्स में। निशी को, अर्णव को, चलो ये 8 बच्चों को समझ आया। एक ग्राफ और बनाएंगे जल्दी से, फिर मैं आगे करा रहा हूँ। एक ग्राफ तुम लोग खुद ट्राई करोगे। सर सारे पीक टेबल लेबल कर दो प्लीज। कौन बोल रहा है ये? सर ऋषि। ऋषि तेरे को आता है ये? ऋषि तू मत पूछ, काइनेटिक्स चैप्टर में देखियो। नहीं सर आता तो है, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ सारे पीक एक बार अगर आप लेबल कर दो तो सही होता है। अब अगले में पता लग जाएगा। रिएक्टेंट है इंटरमीडिएट 1, इंटरमीडिएट 2, इंटरमीडिएट 3, और ये प्रोडक्ट डेल्टा एच रिएक्शन का है पॉजिटिव। स्लो स्टेप K1, यहाँ K2, K3, या इसको ले लेते हैं 10⁻⁻3, 10⁻⁴, 10⁻⁵, ये K3 है। सेकंड इनवर्स में देखा सारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इंटरमीडिएट्स वाली। अब तुम्हें इसका कर्व बनाना है, इसका एनर्जी लेवल डायग्राम जो है वो बनाना है। बना लोगे कि नहीं ये? कनिष्क यस सर। बन जाएगा कि नहीं? यस मिल जाएगा। चलो करो जल्दी।
हाँ बना लिया सबने? यस सर, यस सर, बना लिया? यस सर। देखो देखो, हाँ देखो फिर, देखो सबसे पहले देखेंगे कि रिएक्शन क्या है, एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक रिएक्शन है, 11 वाले बच्चे देखेंगे किसका सही हुआ है। पोटेंशियल एनर्जी, टाइम कह लो, या फिर प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन। टाइम या फिर प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन। अब इस केस में ये पॉइंट नीचे होगा रिएक्टेंट वाला, प्रोडक्ट वाला पॉइंट ऊपर होगा। रिएक्टेंट की एनर्जी, प्रोडक्ट की एनर्जी, डेल्टा एच ईपी माइनस ईआर तुम्हें दिख रहा है, ये पॉजिटिव आएगा, क्योंकि अगर ईपी की वैल्यू मान लो 40 है तो ईआर की वैल्यू 10 है, तो 40 माइनस 10 हो जाएगा। ऐसे न्यूमेरिकल भी आते हैं इसके, 40 माइनस 10 30 आ जाएगा। अब पहला स्टेप बिल्कुल स्लो है तो इसकी एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज्यादा, पहला स्टेप बिल्कुल स्लो है तो इसकी एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज्यादा, रेट कांस्टेंट बहुत कम वैल्यू है तो इसकी एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज्यादा, और ये वैल्यू ज्यादा ही है, ये आ गया। ये है एक्टिवेशन एनर्जी E1 जो कि बहुत ज्यादा वैल्यू होगी। उसके बाद दूसरा स्टेप इसका फास्ट हो गया थोड़ा, तो एक्टिवेशन एनर्जी कम, थोड़ा इसको नीचे से दिखाना पड़ेगा, एक मिनट जाएंगे। देखो पहला स्टेप स्लो है तो इसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा, दूसरा स्टेप थोड़ा ये E1, स्टेप फर्स्ट K1 वाला है एक्टिवेशन एनर्जी, दूसरा स्टेप फास्ट है थोड़ा तो एक्टिवेशन एनर्जी इसकी ज्यादा, एक्टिवेशन एनर्जी थोड़ी कम हो जाएगी इससे, तीसरा स्टेप और फास्ट है तो एक्टिवेशन एनर्जी और कम हो जाएगी, चौथा स्टेप सबसे फास्ट है तो इसकी एक्टिवेशन एनर्जी थोड़ी सी, और इसको इससे जोड़ देंगे। ये E1 E2 थोड़ा कम, E3 और कम, और E1 सबसे कम, E4 सबसे कम। समझ आया ग्राफ कि नहीं है? यस सर। अच्छा 11 वाले बच्चों में किसका सही है, इस टाइप से ग्राफ बनाया है? सर कनिष्क। हाँ एक बार जल्दी से हैंड रेज कर देंगे। अंशिता का सही है, निवृत्ति का सही है, कनिष्क का सही है 3, आर्यमन का सही है। आर्यमन समझ आ गया तेरे को क्या? छवि का सही है, आर्यमन, चलो अभी अभी तुम्हें ग्राफ समझ आ गए। इंटरमीडिएट कृष्णा का सर। सही है, इंटरमीडिएट, हाँ बोलो। सर इसमें पावर नेगेटिव में नहीं है सर, नेगेटिव में होगी तो और स्लो नहीं हो जाएगा? हाँ मैंने गलत लिख दिया है, हाँ बिल्कुल 10⁻³ कर देना इसको। हाँ ये तेरा तेरा बिल्कुल सही है, तो ये 10⁻³ का दिमाग में ये था, 10⁻³ तो फास्ट हो जाएगा 10⁻4 से। हाँ बिल्कुल सही है। क्या नाम है, उज्जवल तेरा सही है, इसको ऐसे कर देना तभी ग्राफ सही है, 10⁻3 10⁻4 10⁻5, ये उज्जवल का अकेले सही है, इसका मतलब 10⁻3 10⁻4 10⁻5 कर देना। अब K3 ज्यादा है, समझे कि नहीं ये कनिष्क? सर मैंने 10⁻3 कर लेकर करा था। अच्छा 10⁻3 लगी है, चलो अभी समझ आ गया सबको कि नहीं? ग्राफ बनाना आ गया ना, मेनली ग्राफ बनाना सबको आ गया ना? यस सर। चलो Yes, अभी देखेंगे आगे। हाँ अब इंटरमीडिएट मैंने तुम्हें करा दिए हैं, रिएक्टेंट्स से प्रोडक्ट जब बनता है तो बीच में बनता है इंटरमीडिएट। अच्छा अब एक क्वेश्चन है, मान लो 20 इंटरमीडिएट है, अगर 20 इंटरमीडिएट है तो कितनी ट्रांजिशन स्टेट होगी? 11 वाले बच्चों में से आंसर करना है, देखते हैं किसका सही होता है। 11 वाले बच्चों में से आंसर करना है, अगर 20 इंटरमीडिएट है तो कितनी ट्रांजिशन स्टेट होगी? सर 21। कितनी होगी गणेश? सर 21। बिल्कुल सही है, उज्जवल का सही है, छवि का सही है, और कनिष्क का सही है। अभी तुमने देखा था कि क्या कहते हैं, अगर एक इंटरमीडिएट है तो 2 ट्रांजिशन स्टेट आ रही थी, 2 इंटरमीडिएट थे 3 ट्रांजिशन स्टेट आ रही थी। अभी तुम चाहो तो पीछे वाले में चेक कर सकते हो, लास्ट पेज में जैसे ये लिया मैंने कहा,
इसमें देखो ट्रांजिशन स्टेट कौन कौन सी आ रही, ये एक ट्रांजिशन स्टेट, ये दूसरी ट्रांजिशन स्टेट, ये तीसरी ट्रांजिशन स्टेट, ये चौथी ट्रांजिशन स्टेट। तो कितने इंटरमीडिएट थे, 1 2 3, 3 इंटरमीडिएट, तो 4 ट्रांजिशन स्टेट, 4 ट्रांजिशन स्टेट। अच्छा ये मिनिमम है कि मैक्सिमम है, ये मिनिमम है कि मैक्सिमम है? नहीं पता है, ये मिनिमम ट्रांजिशन स्टेट है कि मैक्सिमम? देखो इसमें ना, इसमें वेरिएशन हो सकता है। अगर इसमें ना ट्रांजिशन स्टेट में ही कायरल सेंटर आ जाए तो ये ट्रांजिशन स्टेट मिनिमम बन जाएगी, लेकिन तुम्हें आंसर यही करना है, क्योंकि कायरल सेंटर आएगा तो मिरर इमेज भी उसकी एग्जिस्ट करेगी, तो ट्रांजिशन स्टेट बढ़ सकती है, तो ट्रांजिशन स्टेट बढ़ सकती है। चलो अभी नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो एक क्वेश्चन बता दो जरा, ये ले रहे हैं इसको, प्लस लिया ओ ओ, प्लस लिया ओ एस, 1 2 3, प्लस लिया तो एस एस। चलो इन तीनों में स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा, प्लस लिया, एक ले लेते हैं डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। इन चारों में स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा? जल्दी से बोलेंगे आंसर। हाँ बोलना किसी को आंसर, बिल्कुल का आंसर 4 3 2 1। चलो और एक बार हाफ मिनट लगा के ट्राई करना है जल्दी से। चलो देखो आंसर, अब किसी को आंसर बोलना तो बता दो। निवृत्ति का 4 1 2 3। चलो मैं इसका आंसर बोलना, किसी और को आंसर, सम्यक। 4 1 2 3 आ रहा था, सम्यक बोल दोबारा। 4 1 2 3 आ रहा था। 4 1 2 3 देखो सम्यक, क्या इसमें रेजोनेंस होगी क्या? सम्यक नहीं सर, नहीं होगी। फिर क्यों आंसर गलत दे रहा है? ये तो बहुत हाईली अनस्टेबल है, ये है कि नहीं? यस सर। आंसर इसका आएगा, सुन लेंगे एक बार, 1 2 3 4, ये आंसर आएगा। इसमें ओ अपने लोन पेयर देकर स्टेबलाइज कर लेगा, पी पाई मल्टीपल बॉन्डिंग। इसमें ओ स्टेबलाइज करेगा, पी लोन पेयर देकर स्टेबलाइज भी कर सकता है, लेकिन एनर्जी लेवल डिफरेंट है,
तो इसलिए माइनस आई इफेक्ट भी होगा कुछ इसका। इसमें तुम कह लो कि एस लोन पर देखे कुछ तो स्टेबलाइज करेगा, लेकिन थोड़ा बहुत माइनस आई इफेक्ट भी होगा, माइनस आई इफेक्ट भी होगा। ओ और प्लस का, कार्बन के प्लस है, एनर्जी लेवल सेम है, इधर तो हाईली डिस्टेबलाइज करेगा, ये तो ड्राइंग ग्रुप है ना, रेजोनेंस थोड़ी दिखेंगे इधर। पहले भी क्वेश्चन दिया हुआ मैंने ऐसे, नहीं समझ आया ये? नहीं सर। आया समझ कि नहीं? सर आगे। एक क्वेश्चन और बता देंगे जल्दी से। ओ माइनस लगा रखा है, एस एस माइनस लगा रखा है, माइनस लगा रखा है, सिर्फ माइनस लगा रखा है। 1 2 3 4 जल्दी से आंसर बोलो। 1 2 3 4 आंसर बोलो उसका। सर 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 आंसर किसने दिया ये? सर समीर। चलो समीर का आंसर 2 3 4 1। और कोई बच्चा? 2 3 1 4 और किसी को आंसर करना है? हाँ बोलो, सर 2 जल्दी 3 बोलेंगे 1 थोड़ा। 4 2 3 1 4 2 3 1 4 शिवा का आंसर। शिवा ने दिया आंसर। यस सर। चलो अब आंसर सुन लेंगे इसका आंसर। किसी और समय का आंसर देना है? तुम लोग पता सीख नहीं पा रहे हो। शिवा का सही आंसर है। शिवा थोड़े अपने स्टडिंग आवर्स और बढ़ा दे, अच्छा कर लेगा फिर। शिवा यस सर। चलो अब ये 1 2 3 4 इसमें लिखा हुआ ना, अब आंसर देखेंगे एक बार। आंसर देखो इसका, पहले आएगा 2। शिवा जल्दी से रीजन दे दे एक बार। शिवा सर सेकंड वाले में बॉन्डिंग हो जाएगी, डी ऑर्बिटल में चले जाएंगे इलेक्ट्रॉन। हाँ डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, d5p5 मल्टीपल बॉन्डिंग, बहुत अच्छे। दूसरा थर्ड वाले में भी सर एक ऐस है तो उसका हो जाएगा और ओ का माइनस आई रहेगा। परफेक्ट आंसर, 100% परफेक्ट, 100% 100 मार्क्स। आगे वन में सिर्फ माइनस आई रहेगा दो O का, हाँ फोर्थ में सर कुछ है नहीं। समीर 11 वाले बच्चों में किसी का सही था ये? यस सर। कितने कितने समीर और प्रैक्टिस कर, गलत मत बोल आंसर। समझ आ गया कि नहीं? यस यस सर। हाँ गलती नहीं होनी चाहिए अभी ये। तो देखो सेकंड वाले में दोनों एस के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल्स हैं, थर्ड वाले में एक एस के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल है, वन में दोनों ओ का माइनस आई है, और फोर्थ वाले में तो प्लस आई है, ये तो डिस्टेबल है, डिस्टेबलाइज हो जाएगा। चलो रीजॉइन कर लेना जल्दी।